दोस्तों, राजनीति में सारा खेल इशारों इशारों में होता है। इशारों इशारों में ही दोस्त अपने दोस्तों को अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये इशारे कम पड़ रहे हैं, तभी चंद्रबाबू नायडू को खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ रही है। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से इस तरह की खबरें आ रही है कि नायडू इस सरकार से नाराज चल रहे हैं। लेकिन इस बीच चंद्रबाबू नायडू ने एक बहुत ही विस्फोटक इंटरव्यू दे दिया है। एक इंटरव्यू जिसके न केवल गंभीर राजनीतिक परिणाम इस सरकार को झेलने पड़ सकते हैं, बल्कि नायडू ने अपने आने वाले वक्त में अपनी पूरी की पूरी राजनीति के पत्ते भी खोल दिए हैं। दोस्तों, द प्रिंट को चंद्रबाबू नायडू ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में खुलकर वो इस सरकार की एक मुद्दे को लेकर आलोचना कर रहे हैं। वो मुद्दा जो चंद्रबाबू नायडू के भविष्य की राजनीति को तय कर सकता है, और वो है परिसीमन का मुद्दा, डिलिमिटेशन का मुद्दा। दोस्तों, अब तो सरकार ने भी बता दिया है कि वो जनगणना कराएगी। जनगणना के आंकड़े आते हैं तो सबसे पहला काम जो सरकार को करना है वो है दोस्तों महिला आरक्षण पर आगे बढ़ना, क्योंकि सरकार पर विपक्षी आरोप लगाता है कि महिला आरक्षण पास तो कर दिया कानून, लेकिन देखिए इन्होंने हेडलाइन बनाने के लिए किया और ये लोग महिला आरक्षण देना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप महिला आरक्षण देना चाहते हैं तो आपको उससे पहले परिसीमन करना होगा, डिलिमिटेशन करना होगा, क्योंकि सरकार के पास नए जनगणना के आंकड़े होंगे तो सरकार जिन राज्यों में सीटें बढ़ानी है वहां बढ़ा सकती है या जहां घटानी है वहां घटा सकती है। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर चंद्रबाबू नायडू खुलकर जो बात बोल रहे हैं वो मोदी सरकार को पचने में दिक्कत हो सकता है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने द प्रिंट को एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में चंद्रबाबू नायडू जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस सरकार के लिए परिसीमन के मुद्दे को लेकर, वो सोचने वाली है। अंग्रेजी में ये इंटरव्यू है, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने रखती हूँ। चंद्रबाबू नायडू ने दोस्तों मोदी सरकार का जो परिसीमन है, जनगणना के बाद उसके बाद होने वाली परिसीमन को लेकर कहा कि ये एक भयावह योजना है। उन्होंने सिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की अनदेखी करने वाले राज्यों को अतिरिक्त सीटों से पुरस्कृत किया जाएगा, इससे संघीय ढांचे में गड़बड़ी होगी। दोस्तों, होता क्या है, हमारे देश में लोकसभा चुनाव की सीटें जिस राज्य में जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से बढ़ती हैं। जैसे यूपी सबसे बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी वहां सबसे ज्यादा सीटें हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य है। दोस्तों, अब इस सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत सरकार द्वारा इतनी जल्दबाजी में कोविड के दौरान भी पार्लियामेंट बनाने का काम नहीं रुका, पार्लियामेंट बनती रही। वो इसीलिए क्योंकि मोदी की ये रणनीति है, बीजेपी की इस रणनीति के तहत बीजेपी चल रही है कि उत्तर भारत के राज्य जहां जनसंख्या हाल के सालों में खूब बढ़ी है वहां सीटें बढ़ जाएं, और दक्षिण भारत के राज्य जहां पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए अच्छा काम हुआ है और वहां लिटरेसी रेट बढ़ाने को लेकर भी अच्छा काम हुआ है, वहां या तो सीटें घट जाएं या फिर उस अनुपात में ना बढ़े जिस अनुपात में उत्तर भारत में बढ़ रही। दोस्तों, इसमें तो कोई शको-शुबाब नहीं है कि उत्तर भारत में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है हाल के 25-30 सालों में, उस हिसाब से दक्षिण भारत में नहीं बढ़ी है। लेकिन अब चंद्रबाबू ये कह रहे हैं कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन पर काम किया, जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया, उनको पुरस्कृत करने की बजाय अगर वहां आप सीटें कम कर देंगे और उन राज्यों में जिन राज्यों की सरकारों ने कोई काम नहीं किया जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, उनको वहां पर आप सीटें बढ़ा देंगे तो इससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान होगा। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चंद्रबाबू नायडू बोलते हैं इंटरव्यू में कि जो भारत की जनसंख्या है वो घट रही है। ये बात सच है दोस्तों कि भारत वैसे तो जनसंख्या में नंबर 1 देश बन गया है पूरी दुनिया में, लेकिन अगर आप फर्टिलिटी रेट देखें तो वो लगातार घट रहा है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं है, आपको डिलिमिटेशन करना है आप कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी तरह से जो सीटें हैं उनमें बदलाव ना हो, और अगर सीटों का बदलाव अगर आप करते हैं तो उसमें अनुपादित रूप से उसको करें। मतलब इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि एक इम्बैलेंस बन जाए कि उत्तर भारत में सीटें खूब बढ़ जाएं, दक्षिण भारत में जो रिप्रेजेंटेटिव था दक्षिण भारत का लोकसभा के अंदर वो घट जाए या फिर उत्तर भारत के अनुपात में कम हो जाए। दोस्तों, दक्षिण भारत के राज्यों को पिछले लंबे वक्त से इस बात को लेकर नाराजगी है कि भाई जीएसटी सबसे ज्यादा हम देते हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर हमने काम किया, अपने राज्य के लोगों को लिटरेसी हमने दी, मतलब साक्षरता दर हमने बढ़ाई, हमको इस बात का पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन पूरा का पूरा जो देश का राजनीति है वो दबदबा उसमें उत्तर भारत के राज्यों का होता है, यूपी का होता है, बिहार का होता है, लेकिन इन राज्यों की सरकारों ने ना तो जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया, ना परिवार नियोजन पर काम किया, ना साक्षरता दर पर काम किया। तो क्या हमको पनिश किया जा रहा है क्या? ये बात सबसे पहले एम के स्टालिन ने उठाई।
के स्टालिन इस मुद्दे को राज्य का मुद्दा बनाना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तमिलनाडु में, वो इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव की तरह देखना चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने एक बैठक भी की थी। बैठक में गैर बीजेपी और बीजेपी शासित राज्यों को बुलाया गया था। उसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, हालांकि वो नहीं गए थे, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वहां गए, सिद्धरामैया वहां गए और रेवंत रेड्डी वहां पर गए, और चंद्रबाबू नायडू को भी बुलाया गया था। वो गए नहीं थे वहां, लेकिन अब वो सुर में ला रहे हैं के स्टालिन के, चंद्रबाबू नायडू। बाकायदा उन्होंने यहाँ पर अपनी जब बात रखी तब प्रिंट के इंटरव्यू में, तो उन्होंने जिक्र भी किया कि तमिलनाडु की जितनी सीटें हैं या आंध्र प्रदेश की जितनी सीटें हैं, आप उतनी सीटें रहने दीजिए। इससे पूर्व में भी दोस्तों एक इंटरव्यू में चंद्रबाबू नायडू कह चुके हैं कि वाजपेयी की सरकार के दौरान भी हमें नुकसान हुआ था, आंध्र प्रदेश को नुकसान हुआ था, और अब परिसीमन फिर से होता है अगर, तो परिसीमन में इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी भी हाल में उत्तर भारत के अनुपात में दक्षिण भारत के राज्यों का कम ना हो। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू हाल के दिनों में ये लगातार बोल रहे हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश में नायडू ये भी बोल चुके हैं कि जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो ज्यादा बच्चे पैदा करें, 3 बच्चे पैदा करें। मतलब सरकार की जो पॉलिसी है हम दो हमारे दो, उससे आगे, क्योंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के सरकार ये डर दिखा रही है अपने राज्य के लोगों को कि अगर हम बच्चे ज्यादा पैदा नहीं करेंगे तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा के अंदर वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो कर रहे हैं ऐसा उनको तो इसका फायदा मिल रहा है। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू जो बात बोल रहे हैं वो सुनने में बहुत ठीक लगती है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हमारा देश जो है वो इसका एक जो नेचर है वो फेडरल है। तो अगर हम ये कहते हैं कि भैया हम तो सारा जीएसटी देते हैं, हमने अपने राज्यों में ऐसा काम किया, तो फिर उनको या दूसरे राज्यों के साथ हमारा जीएसटी क्यों शेयर किया जा रहा है, या फिर दूसरे राज्यों को इसका फायदा क्यों मिल रहा है, ये भारत के लिए ठीक नहीं है। तो उत्तर भारत के लोग या दक्षिण भारत के लोगों की डेमोग्राफी, उनके राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन हैं तो सब हम तिरंगे तले ही ना, सब हैं तो एक ही देश के नागरिक। लेकिन होता क्या है कि जब भी इस तरह के सवाल उठते हैं, जो कि नायडू उठा रहे हैं, अब जो स्टालिन उठा रहे हैं, उसका जो अगला स्टेप है वो है दक्षिण और उत्तर का डिवाइड। यकीन मानिए पिछले कई दशकों में भारत ने इसका बहुत नुकसान झेला है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है हमारे बीच में दक्षिण भारत और उत्तर भारत के डिवाइड को लेकर इस तरह की बातें अब बहुत हल्की हो गई हैं। अब नहीं है ऐसा। उत्तर भारत का यूपी बिहार में हरियाणा में रहने वाला आदमी आराम से दक्षिण भारत में घूमने जाता है, और दक्षिण भारत का आदमी बर्फ देखने उत्तर भारत में आता है, और वो काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है दिल्ली का आदमी हैदराबाद जा रहा है, हैदराबाद का आदमी हिमाचल काम करने जा रहा है। लेकिन जब राजनेता इस तरह की बात बोलते हैं तो जनता के बीच में एक गैप पैदा होता है, जो किसी भी हाल में हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये बात तो अब तक विपक्षी बोल रहे थे, स्टालिन बोल रहे थे, लेकिन अब ये बात नायडू बोल रहे हैं। दोस्तों अमित शाह इसको लेकर इससे पहले एक बयान भी दे चुके हैं। अमित शाह ने बाकायदा बताया था कि किसी भी हाल में तमिलनाडु की सीटें कम नहीं होंगी, जब के स्टालिन ने ये मुद्दा उठाया था। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या यूपी की सीटें बढ़ेंगी, क्या बिहार की सीटें बढ़ेंगी, अगर ऐसा है तो अगर जो अनुपात होगा क्या उस लेवल पर बढ़ेंगी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। इन राजनेताओं को चिंता ये है कि ये भी तो हो सकता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर कर्नाटक की सीटें ना बढ़े, जितनी है उतनी ही रहें, लेकिन यूपी की बढ़ जाएं, जहां ऑलरेडी 80 सीटें हैं, अगर वहां 100 सीटें हो गई तो फिर कहीं ये इस तरह का एक प्लान तो नहीं है कि भाई कभी हम चुनाव ही ना हारें। क्योंकि ये तो सच्चाई है ना दोस्तों कि उत्तर भारत में जिस तरह का वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व पिछले 11 सालों में बीजेपी ने कायम किया है वो अभूतपूर्व है। दोस्तों गुजरात एक गढ़ माना जाता था बीजेपी का, लेकिन आज वो गढ़ यूपी है, आज वो गढ़ हरियाणा है। तो हरियाणा में 10 साल हो गए बीजेपी को, और अब हरियाणा में बीजेपी को 15 साल हो जाएंगे, फिर वो चुनाव जीत जाती है। तो आप जिस राज्य में 10-10, 15-15 साल से राजनीति कर लेते हैं ना, तो फिर वो आपका एक अभेद्य किला बन जाता है। एमपी एक अभेद्य किला बन चुका है बीजेपी का, गुजरात तो है ही, हरियाणा इतने लंबे टाइम से बीजेपी वहां सरकार हरियाणा में बना रही है, यूपी बीजेपी सबसे बड़ी ताकत है, बिहार में एनडीए सत्ता में काबिज है, उसमें बीजेपी बहुत बड़ी ताकत है, बीजेपी चाहती है कि वो अपने दम पर सत्ता में आ जाए। राजस्थान में सरकारें बदलती रहती हैं हर 5 साल में, लेकिन फिर भी वहां बीजेपी का कैडर बहुत मजबूत हुआ है दोस्तों। इसके अलावा हिमाचल में भी सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन वहां भी बीजेपी का कैडर बहुत मजबूत है। जम्मू में बीजेपी लगातार मजबूत बनी हुई है दोस्तों। इसके अलावा उत्तराखंड में भी बीजेपी ने लगातार सरकार बनाई है। तो ये बताता है कि बीजेपी एक
प्लान के तहत चल रही है। उत्तर भारत में उसके पास एक रणनीति है, हिंदुत्व की राजनीति भी वो करती है, वो जाति की राजनीति भी करती है, लेकिन दक्षिण भारत में उसको वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो अब तक उम्मीद कर रही थी। कर्नाटक में वो सरकारें बनाती है, अभी उसकी नहीं है लेकिन वो बनाती रही है इससे पहले, लेकिन उसके अलावा उसके पास कोई दक्षिण भारत में ऐसा राज्य नहीं है जिसको वो अभेद्य किला कह सके। कर्नाटक भी उसका अभेद्य किला नहीं है। तो ये जो राजनेता हैं, इनका ये कहना है कि डिलिमिटेशन के जरिए बीजेपी ऐसा प्रयोग कर रही है जिसके जरिए वो कभी चुनाव ना हारे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो चंद्रबाबू नायडू लगातार अपने इंटरव्यूज के जरिए एक इशारा नहीं, अब तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये स्थिति देश के लिए भयानक है। आप डिलिमिटेशन करते हैं, आप परिसीमन करते हैं, लेकिन अगर अनुपात का ध्यान नहीं रखा गया तो ये भारत के संघीय ढांचे पर चोट कर सकता है। यानी चंद्रबाबू नायडू साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अगर ये मुद्दा प्रभावी तौर पर सरकार आगे ले जाती है तो फिर बीजेपी और नायडू की राहें अलग होनी तय हैं, क्योंकि नायडू को दिल्ली की राजनीति नहीं करनी है, नायडू को आंध्र प्रदेश की राजनीति करनी है। और भविष्य में अब उनका बेटा है, उनको अपने बेटे को तैयार करना है, उनको अपने बेटे को सीएम बनाना है। और लंबे वक्त तक अगर इस तरह के मुद्दों में वो बीजेपी के साथ रहे तो फिर उनके बेटे तो छोड़िए, वो खुद भी सीएम बने रहे, ये अपने आप में सवाल रहेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो वो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।